ये आंसर राइटिंग के ऊपर ये वीडियो है और जो टेस्ट मैंने आपका भी लिया था उस टेस्ट के ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए और अब हम उन्हीं की मदद से सीखेंगे कि कैसे सही आंसर लिखा जाता है। आपने बेहतरीन आंसर लिखे और उन आंसर्स को पढ़ के एक चीज़ क्लियर थी कि आपको कंटेंट पता है। 90% क्वेश्चंस में आपको पता है कि क्या करना है। 10% किसी का 5% ऐसा था कि वहाँ आप समझ नहीं पाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था और आपने कुछ और ही लिख दिया। क्वेश्चन में कंटेंट सही था, ग्रामेटिकल एरर बहुत कम देखने को मिले, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। अब हमें देखनी है फॉर्मेशन, आंसर किस तरीके से लिखा जाए कि वो अच्छा लगे और उसी फॉर्मेशन को हम इस वीडियो में देखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें हम अपनी इंग्लिश आंसर राइटिंग को, जो कि हमें और वो सब्जेक्ट्स जिसमें इंग्लिश में ही आंसर लिखना है, उनमें बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन एक सेंटेंस है और सेंटेंसेस के टाइप्स आपने पढ़े हैं, उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपने पढ़े। इंटेरोगेटिव, तो क्वेश्चन एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, यानी कि क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन होती है, वो फॉर्मेशन होती है सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट और फिर आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। ये सीधी फॉर्मेशन है, सिंपल फॉर्मेशन है। कभी कभी इस फॉर्मेशन में एक चीज और ऐड कर दी जाती है जिसका नाम है WH फैमिली। तो उसमें क्या होगा कि WH वर्ड्स, यानी कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, इस तरह के जो शब्द हैं वो पहले आ जाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कभी कभी क्या होता है कि इस WH वर्ड के साथ वर्ब ना लेकर के, हेल्पिंग वर्ब ना लेकर के मॉडल का प्रयोग कर दिया जाता है। आपको पता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, इस तरह से मॉडल्स हमारे पास है, मॉडल्स का प्रयोग कर दिया जाता है। तो अब क्या एक सीधा एक फॉर्मेशन में कैसा आंसर लिखा जाएगा? अब आंसर लिखा जाएगा, आंसर भी एक सेंटेंस होगा, तो आंसर या तो एफर्मेटिव होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस होगा या नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें नो का प्रयोग हो जाए, लेकिन इन दोनों का ही स्ट्रक्चर लगभग सेम है, केवल नो का फर्क है, इधर नो नोट ऐड हो जाता है, इसमें नहीं होता। तो जो आंसर होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर हम सिंपल मान लें, ये हम कंडीशन 1 मानते हैं, ये कंडीशन 2 मानते हैं और ये कंडीशन 3 मानते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन में जहां सीधा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग किया गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब आ जाए या इन दोनों में से एक आ जाए, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तब आपको क्या करना है? देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, किसी भी सेंटेंस में मेन क्या होता है? हर सेंटेंस में जो मेन होता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसका जो है सबसे मेन चीज होती है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को नंबर 1 प्लेस पर लेकर के आएंगे। आंसर लिखते समय आपकी फॉर्मेशन में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? उसके बाद आप लिखेंगे कि अब सब्जेक्ट के बाद जो सेकंड चीज आएगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, और कभी कभी दोनों भी प्रयोग की जाती है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब में से आएगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा और क्वेश्चन मार्क यहां पर नहीं आता है, फुल स्टॉप आता है और सेंटेंस खत्म हो जाता है। इसी तरह से आंसर बनाना है। आंसर देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप पढ़े हैं लेकिन आप भूल गए हैं थोड़ा सा। आपको मैं ये कहूं कि किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इसी तरह से करते हैं। भाई, पहले वर्ब थी, आप वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लेके जाते, सब्जेक्ट को पहले ले आते और उस क्वेश्चन मार्क को हटाते।
ऐसे ही करते तो फिर क्वेश्चन के साथ क्यों नहीं करते ऐसे? आप पेपर में जब आता है तब आप पता नहीं क्यों लिखने लग जाते हैं अलग ही चीजें, क्वेश्चन से बाहर ही जा करके। अब देखिएगा खास बात देखने लायक क्या है, यहां जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी वही हेल्पिंग वर्ब यहां प्रयोग की जाएगी, यहां जो वर्ब प्रयोग की जाएगी वही वर्ब यहां प्रयोग की जाएगी, और वर्ब की जो फॉर्म यहां प्रयोग की जाएगी, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी। वो कुछ एक केसेस हैं उनको हम स्टडी करेंगे, टेंस बाय टेंस हम उसको स्टडी करेंगे। वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी। अगर क्वेश्चन सेकंड फॉर्म में पूछा गया तो आंसर भी सेकंड फॉर्म में लिखा जाएगा। आंसर को आप फोर्थ में नहीं लिख सकते, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में नहीं लिख सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए कि इस फॉर्मेशन जिसमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर क्वेश्चन मार्क हो, इसमें हम चेंज कर देंगे। क्या होगा उसमें? सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, ऑब्जेक्ट उसके बाद। जैसे कि आप यहां पर देखें तो इसमें WH वर्ड है। अब मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी, ये क्वेश्चन है। मैं इसको हटा दूं, डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी। अब देखिएगा वर्ब किससे, ये क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है? एक हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, डिड से। यस और नो में इसका आंसर आएगा ऑब्वियसली। तो डिड से जब क्वेश्चन शुरू किया गया, तो डिड से क्वेश्चन शुरू किया गया, तब आप देखेंगे कि डिड कहां प्रयोग होती है भाई? डिड कहां प्रयोग होती है? डिड सेकंड पास्ट टेंस में प्रयोग की जाती है। पास्ट टेंस की हेल्प वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि हां, तो आप आंसर लिखेंगे पास्ट में। अब देखिएगा इसी का आंसर आप देखें तो इसमें तो यस नो में आ जाएगा, तो एक टाइप 4 भी हम ऐड कर लेते हैं जिसमें डू, डज या डिड आ जाता है, जिसका आंसर यस और नो में लिखा जाता है। इसमें यस नो पहले आ जाएगा, बस कोई चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर यही रहेगा। इस फोर्थ वाले में यस नो पहले आ जाएगा। तो आप इसको छुपा लें, अगर देखें डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी, तो आप क्या लिखेंगे? यस द क्रॉफ्टर टेम्प्टेड। टेम्प्टेड, अब टेम्प्ट नहीं लिखेंगे, टेम्प्टेड लिखेंगे, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करनी है, क्योंकि क्वेश्चन डिड में है यानी कि पास्ट में है। टेम्प्टेड द पेडलर टू स्टील हिज मनी, ठीक है। तो यानी कि इस फोर्थ का तो सिंपल सा है कि यस नो को पहले लगा देंगे सब्जेक्ट के और आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड फॉर्मेशन को अगर हम देखें ध्यान से, सेकंड फॉर्मेशन जो है हमारी उसको देखिए। सेकंड फॉर्मेशन क्या है? सेकंड फॉर्मेशन कहती है कि WH वर्ड पहले है, उसके बाद कोई हेल्प वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसी क्वेश्चन में है हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी। तो एक WH वर्ड यूज किया गया हाउ, और उसके बाद क्या प्रयोग किया गया? डिड, यानी कि एक हेल्प वर्ब प्रयोग की गई। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी सेम यही लिखा जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप सेंटेंस को खत्म कर देंगे फुल स्टॉप से। लेकिन इसमें खास बात ध्यान रखनी है कि ये जो हाउ है ये हट जाएगा। ये हाउ का प्रयोग आप इसमें नहीं करेंगे, इस हाउ की जगह कुछ शब्द आएंगे, उनको हम देखेंगे। जब हाउ से क्वेश्चन शुरू किया जाता है तो कुछ शब्दों का प्रयोग करके उसका आंसर देना होता है, वही फॉर्मेशन में आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे कि WH वर्ड फिर क्वेश्चन में हट जाएगा। तीसरा जो तरीका है जिसमें WH वर्ड प्लस मॉडल है, अब इसमें कैसे आंसर होगा? देखिएगा इसमें आंसर करने का दूसरा, हाउ कैन द चंपारण स्ट्रगल स्टिल बी टर्म्ड अ ह्यूज विक्ट्री। अब देखिएगा हाउ कैन, अब ये मॉडल है हाउ के बाद, तो इसमें क्या होगा? इसमें यानी कि ये जो हमारा मॉडल वाला पार्ट है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ना आकर के यहां पर मॉडल आएगा, और उसके बाद वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, मॉडल पहले आएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि मॉडल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे हमेशा। मॉडल ऑलवेज टेक V1, मॉडल्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं अपने साथ। देखिए ये बेसिक है, आप इसको नोट करते चले, 5-7 पेजेस लगेंगे, उसके बाद फाइनल हो जाएगा ये बिल्कुल, ये सब में सेम रहेगा। अब हम अपना पहला केस देखने वाले हैं कि जब क्वेश्चन शुरू होता है हाउ से। अब हम टाइप 1 को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन शुरू हो रहा है
हाउ से। देखिएगा जब आप आंसर लिखेंगे तो हाउ के साथ 3 वर्ड्स आपको याद रखने, 3 चीजें हैं, 3 ही एग्जाम्पल लिए, उनको मैं आपको दिखाऊंगा। देखिएगा आपको उत्तर लिखते समय अपने आप एहसास होगा कि पहला शब्द जो है वो है when, दूसरा शब्द जो है वो है because, और तीसरा जो आंसर लिखने का फॉर्मेट में होगा वो होगा by प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, यानी कि V4th। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कैसे। देखिए जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पढ़ता हूं, हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी। देखिए यहां पर क्या आप इसका जो ट्रांसलेशन करके देखेंगे तो क्या बनेगा कि भाई क्रॉफ्टर ने जो है कैसे पेडलर को आकर्षित किया एक तरीके से कि वो उसकी जो उसके पैसे हैं उनको चुरा ले। भाई क्रॉफ्टर ने कैसे आकर्षित किया या कैसे उत्तेजित किया पेडलर को कि उसके पैसे वो चुरा ले। तो कैसे किया, कैसे किया, सेंस आ रही है, कैसे किया। यहां पर आप देखें तो when, because और V1 प्लस ing फॉर्म जो है इसमें आपको देखना है, यहीं पे आपका दिमाग लगाना है आपको। मैं आपको ये तो बता दूंगा कि इन शब्दों से ही आंसर आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। तो अब आपको देखना है कि कौन सा यहां सूट कर रहा है। अब आप इसमें देखें अगर इसका आंसर, तो सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन का आंसर आपको लिख करके दिखाता हूं। आंसर नंबर 2 जो है वो मैं लिख रहा हूं। हमने देखा हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी। भाई हमने ये हमारे पास WH वर्ड है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्रॉफ्टर हमारे पास सब्जेक्ट है, टेम्प्ट वर्ब है, द पेडलर जो है यहां पर ये वाला जो पूरा पार्ट है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लाना है, तो हमने लिखा द क्रॉफ्टर हमने लिखा। उसके बाद हमें पता है कि वर्ब लानी है। अब यहां पर आएगी वर्ब, ये जगह है वर्ब की। अब वर्ब को समझना है कि कौन सी वर्ब कहां प्रयोग की जाएगी। देखिए आपको पता है कि 3 टेंसेज हैं, 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आप तीनों की हेल्पिंग वर्ब्स को आइडेंटिफाई कीजिए। हेल्पिंग वर्ब्स को अगर आप इनमें देखेंगे तो आपके पास क्या इन तीनों में भी एक डिवीजन आपको देखने को मिलेगा कि इनडेफिनेट, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ये 3 का डिवीजन यहां आपको देखने को मिलेगा। आप ये टेबल मेरे साथ साथ ही बना लें। देखिएगा आप केवल और केवल इन 3 टेंसेस में, इन 3 सब पार्ट्स में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है उनको देखिए। आप प्रेजेंट इंडेफिनेट को देखिए, यहां से मैं आपको बता रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में कौन कौन सी हेल्प वर्ब प्रयोग की जाएंगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज प्रयोग की जाएगी, केवल और केवल डू, और दूसरी प्रयोग की जाएगी डज। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी प्रयोग की जाएंगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर प्रयोग की जाएगी, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव प्रयोग की जाएगी। ठीक है, देखिएगा मैं टेंसेस पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ऑब्वियसली अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन आपके लिए ये मतलब आपके लिए नहीं है। अगर आप देखें क्लास 12th में आप आ गए हैं, आपको पता है उसको बहुत, अगर आपको संशय रह जाए मन में तो भले ही आप उसको देख लें, ऐसी कोई बहुत खास जरूरत नहीं है। और अगर मुझे महसूस हुआ आपके फिर से टेस्ट लेने पे कि जरूरत है तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। अभी आप इन चीजों को ध्यान रखें। प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट जो है उसकी हेल्प वर्ब है डू और डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप सिंपल सेंटेंस देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव देखेंगे तो सब्जेक्ट और
डू डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ डज प्रयोग किया जाता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ डू प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इजम आर है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव है। अब इनका प्रयोग देखिए, प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ आप यूज करेंगे हैव। ठीक है, आई के साथ हैव यूज होता है, कहीं आप उसके साथ हैज लगा दें। अब पास्ट को देखें अगर हम कि पास्ट में क्या है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्प वर्ब है, डिड। डिड केवल एक हेल्प वर्ब है। कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें पास्ट में तो वहां पर आता है वॉज वर्ब, दो हेल्प वर्ब है। ठीक है, और परफेक्ट की बात करें तो एक हेल्प वर्ब है हैड। ठीक है, अब फ्यूचर की बात करें हम तो फ्यूचर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर के अंदर केवल दो हैं, विल और शैल। मॉडल्स भी है, हेल्प वर्ब भी है। ये आप छोटा सा डायग्राम अपने में बना लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से इस चीज को समझाऊंगा। देखिएगा, प्रेजेंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में क्या क्या सिस्टम रहेगा उसको हम देखते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस को अगर हम देखें, थोड़ा सा देखते हैं एक बार। प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है तो फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए, अब ये तो आ गया आपका सिंपल, लेकिन अगर क्वेश्चन पॉजिटिव उसमें इंटरोगेटिव में पूछा जाएगा तो डू डज, उसके बाद अगर क्वेश्चन यहां पे हो गया आपका एफर्मेटिव, अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो उसमें आप डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिएगा वहां पर चेंज क्या हुआ, अगर आप देखें डू डज सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग की जाएगी सिर्फ, क्योंकि ये जो डज है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो उसके साथ डज आ जाएगा। और अगर आपने आंसर देते समय इसी पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव का पैटर्न आपको बताता है कि कैसे आंसर लिखना है। इंपेरेटिव क्वेश्चन अगर होगा तो उसमें डू डज पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे में आप क्या लिखेंगे, ऐसे में आप सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और आंसर अब अफर्मेटिव में देना है। तो अफर्मेटिव का क्या सिस्टम है भाई, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ये, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो ये, तो सब्जेक्ट प्लस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या एस प्लस ऑब्जेक्ट होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये आ गया प्रेजेंट में। पास्ट में देखिएगा, पास्ट में क्या है, पास्ट का सिस्टम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट बता रहा हूं मैं आपको, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। और सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मैं एक सीधी सीधी बात बोलूं तो डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। डू डज और डिड का जहां प्रयोग होगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी। ठीक है, अगर इसीलिए तो क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की गई है। ये देखिएगा टेम्प्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि डिड प्रयोग किया गया। लेकिन जहां ये आ गए, डिड जहां आ गया तो उसका उत्तर लिखते समय मैं कोई अलग बात थोड़ी बता रहा हूं भाई। ये आ गया आपका नेगेटिव, ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव था। अब इंटरोगेटिव कैसे बनेगा भाई, ये जो है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक। और ये जो है ये है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है? पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव बनता है हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे बनता है। भाई आप ये पढ़ के आए हैं, कोई अलग बात नहीं है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो। भाई डिड से अगर कोई क्वेश्चन है तो अब देखिएगा, डिड से जो क्वेश्चन बनाया गया, किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप जब अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट होता है। पहले क्रिया, फिर कर्ता और फिर कर्म होता है, और आखिर में होता है क्वेश्चन मार्क यानी कि साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक, अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस में लाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में लाते हैं, तब आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखते हैं। जो वर्ब प्रश्न में प्रयोग की गई है यानी कि क्वेश्चन में प्रयोग की गई है, उसी को आप उत्तर में प्रयोग करते हैं। तो पास्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत डिड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क है, जब आप इसको इसके अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? आप सब्जेक्ट लाएंगे और फिर क्या लाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो भाई यही मैं यहां कह रहा हूं कि द क्रॉफ्टर, अब डिड है, डिड देखते ही दिमाग में आना चाहिए, अरे डिड तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं, तब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाएगी। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब शॉर्ट बात, जब डिड हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाएगी। कई लोग अब कहेंगे कि सर क्या इतनी देर बकवास की है, पहले बता देते। जब डिड आता है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये रूल है डिड के साथ, लेकिन आंसर लिखेंगे तो डिड हट जाएगा और आंसर अब पूरा वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा जाएगा, तो टेम्प्टेड। ठीक है, टेंस नहीं बदलना है। क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो आप पास्ट के किसी भी टेंस का प्रयोग कर लो, पास्ट के किसी भी टेंस का प्रयोग, पास्ट टेंस के किसी भी टाइप का प्रयोग कर लो, इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, आप परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेजेंट मत लाओ और आप फ्यूचर मत लाओ। अगर आपने प्रेजेंट और फ्यूचर को पास्ट टेंस के क्वेश्चन में घुसेड़ दिया तो एग्जामिनर आपके नंबर काट देगा, क्योंकि सेंस नहीं बनती है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है और आप ये कहें कि मेरा नाम मनोज था, तो कोई सेंस बनती है इस बात की? आपको बोलना है कि मेरा नाम मनोज है या मेरा नाम कुछ भी है या मेरा नाम मनोज होगा, बेसलेस। तो टेम्प्टेड यहां आएगा। अब हम देखते हैं आगे। देखिए सब्जेक्ट आ गया, द क्रॉफ्टर सब्जेक्ट हमारे पास आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब आ गई ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आना है, द क्रॉफ्टर टेम्प्टेड द पेडलर टू स्टील हिज मनी। कैसे कैसे उसने टेम्प्ट किया था? याद करो यार, कैसे टेम्प्ट किया था? उसने अपने नोट निकाल के दिखाए थे कि देखो देखो 30 क्रोनोर, 10 क्रोनोर के 3 नोट उसने दिखाए। मतलब उसने एक तरीके से अपना पैसा उसको दिखाया। अब देखिए पैसा दिखाया, इनमें से प्रयोग करके देखो। द क्रॉफ्टर टेम्प्टेड द पेडलर टू स्टील हिज मनी व्हेन शोइंग हिज मनी। ये तो कोई सेंस नहीं बना। बिकॉज करके देख लो भाई, द क्रॉफ्टर टेम्प्टेड द पेडलर टू स्टील हिज मनी बाय बिकॉज शोइंग हिज मनी। यार ये भी नहीं बन रही बात। द क्रॉफ्टर टेम्प्टेड द पेडलर टू स्टील हिज मनी बाय शोइंग हिम हिज 30 क्रोनोर्स। तो यहां पर बाई वाला जो है, बाई शोइंग वाला जो है, ये फिट बैठता है, ऑटोमेटिकली आ गया। देखिए सेंस अपने आप बन रही है। वो V1 ING जो आता है वो यहां आ गया।
बाय शोइंग हिम हिज मनी लिख दीजिए, या बाय शोइंग हिम 3 10 क्रोनोर बिल्स, या नोट्स आप लिख सकते हैं, करेंसी नोट्स लिख सकते हैं। सिंपल, कुछ है ही नहीं। ये तो आ गया आपका वर्ब की बाई वाला यूज, कि बाई शोइंग हिम, कैसे पेडलर ने क्रॉफ्टर ने कैसे पेडलर को किया, भाई क्रॉफ्टर ने पेडलर को आकर्षित किया अपने पैसे दिखा करके, ठीक है, तो बाई शोइंग हिज मनी। अब अगर देखा जाए तो इसका डिफरेंस देखिएगा। अब क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है, क्वेश्चन आ जाता है हाउ को वो रिमूव कर देते हैं, कि ये हाउ का प्रयोग करना सीख गए हैं वीडियो देख के, वो दे देते हैं इन व्हाट वे या इन व्हाट वेज, ठीक है, इन व्हाट वे द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी, इन व्हाट वे द क्रॉफ्टर टेम्प्टेड द पेडलर टू स्टील हिज मनी। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, द क्रॉफ्टर टेम्प्टेड द पेडलर टू स्टील हिज मनी, इनमें से ही प्रयोग करके, यानी कि बाय शोइंग हिज मनी का यूज करके, क्योंकि इन व्हाट वे जो प्रयोग होता है ये हाउ की सेंस देता है। याद रखिएगा, इन व्हाट वे, इन व्हाट वेज, ये अगर आ जाता है क्वेश्चन की शुरुआत में, इस तरह से फॉर्मेशन है, तो भी आप आंसर हाउ की तरह ही लिखेंगे, ठीक है, यानी कि इन 3 में से प्रयोग करेंगे। अब आपने एक का तो यूज करना देख लिया, अब हम देखते हैं और इनका प्रयोग करना। इस क्वेश्चन को लेते हैं, हाउ डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, ठीक है, यहां पर व्हेन ना होकर के हाउ दे दिया, कि आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ, कब नहीं कैसे। आप आंसर लिखिए, आप आंसर लिखना जैसे ही शुरू करेंगे आप देखेंगे कि ये हमारा WH फैमिली से है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आयरन मास्टर हमारा सब्जेक्ट है, रियलाइज वर्ब है, मिस्टेक ऑब्जेक्ट है। हमने देखा हेल्प वर्ब डिड है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्वेश्चन है, पास्ट इंडेफिनिट में आंसर देखना होगा, लिखना होगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को लाया गया, द आयरन मास्टर, अब रियलाइज का क्या हो जाएगा, रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। अब याद करो कब उसको अपनी मिस्टेक हुई थी, जब उसने क्रॉफ्टर को माफ कीजिएगा पेडलर को अगले दिन, यानी जो क्रिसमस वाला दिन था, उस दिन उसने पेडलर को उसके नहाने धोने के बाद जब वो पूरी तरीके से क्लीन कर दिया गया था वैलेट के द्वारा, तब उसने जब उसको दिन में देखा तब उसको एहसास हुआ कि यार ये मेरे से गलती हो गई, कल रात मैंने उस जो है डिम लाइट में मैं इसको गलत समझ गया। तो द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। अब बाई तो यहां नहीं आ रहा, बिकॉज भी नहीं आ रहा, लेकिन व्हेन सूट करेगा यहां पे। व्हेन कब, व्हेन जब देखा उसने, देखिए यहां पर आया कैसे, उसको अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने देखा, क्या देखा। अब आपका आंसर इस सेंस में बनेगा, द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक व्हेन ही सो। अब देखिए आंसर पूरा पास्ट में चलेगा, व्हेन ही सो द पेडलर क्लैड, और क्लैड छोड़िए, ड्रेस्ड यहां पर ठीक रहेगा, ड्रेस्ड इन अ सूट on the day of Christmas. The iron master realized his mistake when he saw the peddler dressed in a suit on the day of Christmas. यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रही है और यहां when आ गया। आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। The iron master realized his mistake when he saw the peddler. When he saw the peddler dressed in a beautiful suit given by him.
या ड्रेस्ड इन अ सूट, आप इसमें और बढ़ा सकते हैं, इन अ सूट, कॉमा लगा दीजिए और कॉमा लगा करके लिख दीजिए गिवन बाय हिम, या जो वैलेट वाला पोर्शन है वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक आंसर लिखना सिखा रहा हूं, ये फॉर्मेशन है, आगे तो लिखना आपको है। द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक व्हेन ही सॉ द पेडलर, यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, व्हेन द पेडलर इन अ सूट ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। अब आप आगे ऐड करेंगे, एट दैट मोमेंट ही रियलाइज्ड दैट इन दैट डिम या इल लिट फर्नेस he made a mistake by considering him as his old regimental comrade। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आप आंसर की फॉर्मेशन, एटलीस्ट पहली लाइन आपके आंसर की फॉर्मेशन में हो, तब आपको एग्जामिनर इंप्रेस भी होगा वो आपसे कि हाँ यार इसने अच्छा लिखा है। द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक व्हेन ही सॉ द पेडलर ड्रेस्ड इन अ सूट ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। ठीक है, एट दैट मोमेंट ही रियलाइज्ड दैट इन दैट डिम लिट फर्नेस he made a mistake by considering him as his old regimental comrade। ये आपका आंसर होगा। आप इसमें, आपको ये तो पता है कि अगले दिन, आप जानते हैं कि अगले दिन उसको पता चला, लेकिन आपको वो सही से लिखना नहीं आ रहा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन मास्टर ने क्यों, कब, कैसे उसको रियलाइज हुई, यहां पर व्हेन का प्रयोग होगा, यहां पर बाई का प्रयोग हो रहा था, बाई प्लस V1 ING का। अब हम लास्ट पोर्शन पे चलते हैं जहां हम बिकॉज का प्रयोग देखेंगे कि हाउ में बिकॉज का प्रयोग कैसे होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। देखिएगा, दो द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण रिसीव्ड ओनली 1/4, देखिएगा इस तरह से कोई चीज फ्रैक्शन में लिखी हो और आप जब इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1/4, 2/5, 2/3 ऐसा लगेगा ऑफ द कंपनसेशन। हाउ कैन द चंपारण स्ट्रगल स्टिल बी टर्म्ड अ ह्यूज विक्ट्री। ऊपर वाली स्टेटमेंट हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की स्टेटमेंट ये है। तो हाउ हमने देखा कि WH वर्ड है और अब यहां प्रयोग किया गया मॉडल का। ठीक है, द चंपारण स्ट्रगल स्टिल बी टर्म्ड एज ह्यूज विक्ट्री। चंपारण स्ट्रगल को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और टर्म वर्ब आ गई हमारे पास, और ह्यूज विक्ट्री जो है, देखिएगा इसका आंसर हम ऑब्जेक्ट हो गया वो। इसका आंसर देखिए आप, सीधी सीधी बात, दो तरीके से लिखा जा सकता है, दो तरीके से, लेकिन हम अपने फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं। आप सीधा लिखिए द चंपारण स्ट्रगल, द चंपारण स्ट्रगल, कैन है तो कैन लिखेंगे। अब आप कैन स्टिल बी टर्म्ड एज अ ह्यूज विक्ट्री। भाई चंपारण स्ट्रगल को आप अभी भी क्यों एक विक्ट्री कह सकते हैं? हम चंपारण स्ट्रगल को अभी भी एक विक्ट्री इसलिए कह सकते हैं, इसलिए की सेंस आ रही है बिकॉज, तो आप बिकॉज यूज करेंगे यहां पर, बिकॉज। ठीक है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट was अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है। मॉडल है कैन,
ठीक है, कैन प्रेजेंट में यूज होता है। अब कैन को जब आप यूज कर रहे हैं तो यहां से अब आपका बदलाव होगा। पहली बार जब आप किसी मॉडल के बाद जब आप या तो बी के साथ तो ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। अब जब आप वर्ब का पहला प्रयोग करेंगे वहां से डिफाइन हो जाएगा कि आप कैसे चलेंगे। बिकॉज द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस। दो तरह से मैं आपको आंसर लिख के दिखाता हूं इसका। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आंसर लिख रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में इसका आंसर लिख रहा हूं। इसका आंसर प्रेजेंट में लिखा जाना चाहिए, पास्ट में लिख दोगे तो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा वो मैं बता रहा हूं। आपने पहली वर्ब जो प्रयोग की मॉडल के बाद, जो भी आप क्वेश्चन में जो पहली वर्ब प्रयोग की जाएगी, थ्रू आउट क्वेश्चन अगर वही वर्ब रहती है और उसी के हिसाब से ही मॉडल्स और बाकी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दो टेंसेस नहीं मिलने चाहिए। अब देखिए मैं आपको पहले V1 में लिख के दिखाता हूं। द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस देन द फैक्ट that the landlords who have behaved as lords above the law, ठीक है, are not only compelled to surrender a part of money along with their dignity, but have also realized that the Champaran people या चंपारण sharecroppers have rights and defenders. The Champaran struggle can still be termed a huge victory because the amount of repayment is of less importance than the fact that the landlords who have behaved as lords above the law are not only compelled are या यहां पर आप have not only been compelled to surrender a part of money along with their dignity or prestige, but have also realized that the Champaran sharecroppers have rights and defenders too. प्रेजेंट है, देखिएगा। अब हैव बीन, आप कहेंगे सर ये क्या किया है, अब अभी तक तो बीन था ही नहीं कहीं, पैसिव वॉइस। देखिएगा इंग्लिश को मजाक में लेने के नुकसान बहुत है। आपको ये सब्जेक्ट इतना नुकसान कर देगा, इतना नुकसान कर देगा आपको, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो गया। आप जितना लाइटली लेंगे इस सब्जेक्ट को, मैं फिर बता रहा हूं आपको, 90-95 की बात नहीं चल रही, 1995 के लिए नहीं पढ़ा रहा मैं, और 1995 के लिए नहीं पढ़ रहे आप। लाखों रुपए आपके पेरेंट्स आप पे खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए। आप समझिए यार, आप अपने फादर को जाके कहेंगे ये देखो आपने मेरे ऊपर इतने लाखों रुपए खर्च किए कि मैं कुछ करूंगा, मैं 85% मार्क्स लेके आया। आपकी छाती जो है गर्व से चौड़ी हो जानी चाहिए पिताजी कि मैं 85% मार्क्स लेके आया हूं। यार समझो इस चीज को, 2 दिन पहले तुम पढ़ लोगे तो फिर तुम सोचते हो कि नंबर आ जाएंगे, 80 नंबर आराम से आ जाएंगे। मत पढ़ो एक दिन भी, पेपर से 2 दिन पहले पढ़ लेना, 80 मार्क्स हैं। नॉर्मल पढ़ लो बस, किताब को बार बार पढ़ते रहो, 90-95 तक चले जाओगे। ये जो तैयारी की जा रही है भाई, ये 100 नंबर के लिए तैयारी की जा रही है। अभी अगर भ्रम में कोई देख रहा हो इतनी देर से, बेसिक छोड़ दे, 100 के लिए हर एक माइन्यूट गलती पे ध्यान देना होगा, टेंसेस भी पढ़ने होंगे,
वॉइसेस भी पढ़नी होगी, नरेशन भी पढ़नी होगी, क्लॉजेस भी पढ़ने होंगे। ये 4 टॉपिक तो मैं खुद पढ़ाने वाला हूं और पढ़ेंगे आप। मैं ये आपको बता रहा हूं कि आपको आता है इनका प्रयोग करना, आपको पता है। आपने देखा कि ये मैंने आंसर लिखा प्रेजेंट में, कैन के साथ मैंने एक ही वर्ब प्रयोग की, पूरे में एक ही टेंस का प्रयोग मैंने किया और वो है प्रेजेंट। अब आप कहोगे सर पास्ट में लिख के दिखाओ। पास्ट में द चंपारण स्ट्रगल कैन स्टिल बी टर्म्ड अ ह्यूज विक्ट्री बिकॉज द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट वॉज लगा दो was of less importance than the fact that the landlords, अब who have नहीं, who had देखिएगा। अब ये चंपारण में आपको समझना है कि पास्ट की बात जब की जाती है, भूतकाल की बात की जाती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। और जब आप पास्ट टू पास्ट बात करते हैं कि भूतकाल की कोई घटना से पहले की कोई घटना, तो हैड का प्रयोग होता है, हेड प्लस V3 होती है वहां पर। हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबाउ द लॉ, अब हैव था यहां पे, हैव की जगह हैड लगा दो। हैड नॉट ओनली बीन कंपेल्ड टू सरेंडर, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जनरली, और आपके में देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये मत कहिएगा कि सर बहुत सी वर्ब, हाँ मुझे पता है कि बहुत से ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, लेकिन आपका जो पेपर होगा, आपकी जो बुक है, उसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी हर जगह। अब पार्ट ऑफ मनी अलोंग विद देयर प्रेस्टीज, बट अब फिर हेड लगा दो, बट हैड ऑल्सो रियलाइज्ड दैट द चंपारण शेयर क्रॉपर्स हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स टू। सिंपल ये फॉर्मेशन थी। आप कैन है तो प्रेजेंट में लिखो, कुड है तो पास्ट में लिखो, ठीक है। अब देखा जाए कि सर इसमें और क्या ऐड कर सकते थे। देखिए आप क्या करें, इस स्टेटमेंट का प्रयोग करें, ग्रेस बढ़ाएं आप अपने आंसर की। आप क्या लिखें, आप आंसर में लिखें दो द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण received only 1/4 of the compensation yet, अब yet आ जाएगा, yet the चंपारण struggle, आगे क्या आएगा, आगे वही आएगा जो यहां लिखा है। टॉपर कौन होता है, कौन होता है टॉपर, आप इस बात को समझ ही नहीं पाते। मैं थ्रू आउट, मेरी जब 11 12 थी तो 98 99 रहे इंग्लिश में, 100 रहे। उसका कारण था कि मुझे पता था कि मैं इस फॉर्मेट से बाहर अपने आप को कभी नहीं ले जाता। मैं अपने आप को बिल्कुल एक नियम में, देखिए आप म्यूजिक पढ़ते होंगे तो क्लासिकल म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत है, तो शास्त्रीय संगीत नियमों से बंधा हुआ है, नियमों का पालन आपको करना पड़ता है। आपको इंग्लिश में मैंने यही तो बोला है, आप अपने आप को इसमें जितना बांध दोगे आप उतने ही ऊपर उठते चले जाओगे। आप अपने आप को संजो लीजिए, इधर उधर बिखेरिए मत अपने ध्यान को कि मैं क्या लिखूं क्या। मैं इस फॉर्मेट से बाहर नहीं जाता था, और इस आंसर को आप किसी से भी चेक करवा लो। आप अपनी टीचर से, जो भी मेरे को देख रहा है, आप अपने टीचर से चेक करवा लीजिए और टीचर से पूछ लीजिए सर मैं ऐसे लिखूं कि नहीं। अगर टीचर कह देगी ना ऐसे मत लिखो, गंदा है ये आंसर, तो मत लिखना। और अगर टीचर ये कहे कि हाँ दिस इज इंप्रेसिव एंड दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, दिस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, तो आपको प्रयोग करना है इस चीज का। आपको याद रखना है कि आप जैसे ही इस सिस्टम में अपने आप को बांध लेंगे, जैसे ही आप अपने आप को बांध लेंगे इस सिस्टम में, 3 शब्दों से आपके हाउ के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के क्वेश्चन, उसके बाद 3 मार्क्स 5 मार्क्स से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और जब आप ऐसे लिखने लगेंगे ना, धीरे धीरे आती है चीज, टाइम लगेगा, 10 दिन 15 दिन, लिख के देखिए कुछ आंसर्स, हाउ से बनने वाले कुछ आंसर्स लिख के देखिए, तो आपको एहसास होगा कि हाँ
बात है। अब आप जैसे अब ये जो आइडिया है द शेयर क्रॉपर्स, जब आप 5-6 क्वेश्चंस इस पैटर्न पे लिख चुके होंगे ना, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा हाउ में, तब आपके पास ये आइडियाज हैं, ये ग्रेस बढ़ाते हैं, ये अपने आप दिमाग में आएंगे। आप अब तक इनका प्रयोग कर रहे थे कि मैं किसी तरह से 60-70 वर्ड्स तक अपनी रेंज को पहुंचा दूं, किसी तरह से वर्ड लिमिट को टच कर दूं, उसके बाद आप इस लाइन का प्रयोग, ऐसे जो हिंट्स जो दी गई हैं उनका प्रयोग अपने क्वेश्चन की ग्रेस को बढ़ाने के लिए करेंगे। आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप वर्ड लिमिट को पूरा करने के लिए किसी चीज का यूज करें और आप अपने क्वेश्चन की ग्रेस को बढ़ाने के लिए उस चीज का यूज करेंगे, जमीन आसमान का फर्क आएगा। आप लिख करके देखें ये हाउ है, अगले वाले पार्ट में हम और ऐसे जो WH वर्ड्स हैं उनको स्टडी करेंगे।